हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएम के ऊपर और उसके साथ ज्ञानवापी जो मस्जिद के ऊपर रिपोर्ट आई है। ये दो टॉपिक हैं और उससे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी। मेरे साथ हैं दिव्य कुमार सर और जुनेद भाई। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, वालेकुम सलाम, थैंक यू। नमस्कार जी। अरे अच्छा, सर, एक मिनट। जी जी वो वालेकुम जी बात जी सलाम। रह जाएगी, बात जी। रह जाएगी। मेरे दिमाग में आ गई ये बात, वो मैं भूल जाऊंगा। आईफोन है, क्योंकि आईफोन को थोड़ा हैक करना ना एंड्रॉइड से थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ठीक है, तो फिर 2 नंबर इंसान तो है, इसीलिए आईफोन रखा हुआ है। मुझे इसीलिए बिल्कुल लगता है, सही। मेरे दिमाग में ये चीज आई है। आप जुनेद भाई की बात कर रहे हैं या मेरी बात कर कर रहे कर हैं? ले। आपका तो काम है, आपका तो समझ में आता है कैमरा और मीडिया का, इसको क्यों रखा हुआ है इसमें आईफोन? और ये एडिट नहीं करना है, मेरा सिगरेट का डाला है, इसका ये भी डाले। चाहे आप शुरू उस करें। सिगरेट का मेरा गलती से हो गया था। आपको पता होगा, मैंने वीडियो फिर डिलीट करके दोबारा से एडिट करके अपलोड की है। शायद गलती से मुझे हो गई थी। सर वो बात तो फैल गई ना, बस चले। अच्छा, देविक भाई, स्टार्ट आपसे करेंगे। ज्ञानवापी जो मस्जिद के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक नया फिर ये पाकिस्तान के अंदर पहले अभी बाबरी मस्जिद वाला मामला ठंडा नहीं हुआ, उसके ऊपर जैसे अभी सारा डिस्प्यूट चल रहा है। अभी भी जो है, हमें जुमे के खुतबे के अंदर, हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ये सारी चीज अभी अभी हाईलाइट की जा रही है कि ये देखे जी, इस तरीके से हुआ है। और हकीकत के ऊपर बात नहीं होती पाकिस्तान में, आपको पता है। तो ये अब ये ज्ञानवापी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है, हमें एक और इस तरह नजर आ रहा कि मस्जिद को गिराकर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? सर देखें, इसके ऊपर क्लेम्स थे पहले से। देखें, पता तो सभी को था, क्योंकि मुगल एरा की किताबें जो थी, जो औरंगजेब का जो अपना ऑफिशियल बायोग्राफर था, उसने अपनी किताबों में लिखा है कि हाँ, इधर हमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, उसके अंदर नाम भी लिखा हुआ है ज्ञानवापी। ठीक है। लेकिन अब होता है ना कि आज का वक्त ऐसा है कि कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट अच्छा, को तो फिर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ज्ञानवापी कोई इस्लामिक लफ्ज नहीं है, इस्लामिक वर्ड नहीं है। ज्ञानवापी का मतलब क्या है और मस्जिद का नाम क्या ज्ञानवापी हो सकता है? ये इसके ऊपर जरा मुझे पहले बताइए। ये अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट सबसे पहले जो दिया था मीडिया में, वो दिया था तारिक फतेह जी ने। उन्होंने हम्म। सबसे पहला ये पॉइंट दिया था, मुझे याद है। ठीक है, तो अब अच्छा। वो अलग चीज है। देखिए, वो तो फिर चलो एरिया में थे, कोई ना कोई नाम दे दिया, ज्ञानवापी कर दिया। ठीक है। हम्म। लेकिन अब वो केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट हम्म। को फिर सर सबूत चाहिए होते हैं, एक नहीं इतने सबूत चाहिए होते हैं जिससे कोर्ट राजी हो जाए उस किस्म का हम्म। फैसला देने में। फिर ये एएसआई के पास गया। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सॉरी, जो हाई कोर्ट था उसने एएसआई को बोला कि आप जाएं, कंडक्ट करें और शुरू करें काम। ठीक है, सर्वे वगैरह करें। उस वक्त बीच में तस्वीरें भी आई थी, अगर आपको याद हो, कि ज्ञानवापी का पहला सर्वे के दिन में यहाँ से क्या वो शिवलिंग मिला है। फिर दूसरा हम्म। दिन आया कि दूसरे दिन हमें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला है जिसके ऊपर हिंदू कार्विंग्स और संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। तीसरे दिन आया कि उधर एक ऐसा फाउंटेन मिला है, जो नहीं, वो फाउंटेन फुवारा वो कह रहे थे। बेसिकली क्या है कि वो सारी आपकी शिवलिंग की जो जगह थी, उस पूरी जगह को उन्होंने थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके, जुगाड़ करके उसको वजू खाना बना दिया, जहां पर मतलब पैर और हाथ वगैरह आप जी। वजू करें। ठीक है। तो ये सारे काम हुए, तो ये इधर सारा सारा काम खराब हुआ है इनका। जुनेद भाई। अच्छा, आप जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो जगह है इस मस्जिद में मैं 2010 में गया था। और उस टाइम पे मैं पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल गया था अपने एक दोस्त के साथ, पहली बार घूमने। और उस वक्त इसकी जो गुम्बद हुआ करती थी, जो पत्थर की बहुत बड़ी गुम्बद थी इस मस्जिद की, जो कि टिल्ट हो गई थी, और उसको प्रशासन ने उस वक्त 2010 में तोड़ा था। तो ये मेरे मेमोरी में है कि वो उसका जो क्या बोलते हैं, मस्जिद का वो होता है ना, क्या मिंबर बोलते हैं ना मीनार। वो।
एक तो मीनार, मीनार होता हाँ ऊपर बड़ा। हाँ मीनार, मतलब तो वो पत्थर की मीनार थी और वो न्यू हम्म, स्ट्रक्चर था, वो टिल्ट होने की वजह से उसको तोड़ना पड़ा था प्रशासन को, और वो पूरी राजी खुशी से उसको तोड़ा गया था। तो 2010 का वो वाकया है, 2013 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिसाइजली मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो उस टाइम में मैं जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर से मैं निकल रहा था, और मैंने सोचा कि अब थोड़ा मैं मस्जिद में चला जाऊं, तो मुझे नहीं जाने दिया गया था मस्जिद में, ये बोल के कि भाई तू मंदिर से आया, कैसे जा सकता है मस्जिद। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, और मैंने नहीं तो आपने बोला नहीं आर्गू कि मैं कर, मुस्लिम हूँ। हाँ वो इस आर्गू को सुनने को तैयार नहीं थे, बोले नहीं। तो उन्होंने बेसिकली नहीं, मस्जिद की उन्हें जो उन्हें आप, उन्हें कोई चीज चेक करवा देते हैं आपके, मैं वाकई मुस्लिम हूँ। नहीं उनको इस चीज से लेना देना नहीं था। वो जो उस हम्म, वक्त मुलायम यादव की सरकार थी, ये भी एक फैक्ट है, और उस हम्म, वक्त जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी वो काफी अच्छी थी। तो हम्म, ये मेरा पहला इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने प्रॉपरली उसको नहीं देखा, लेकिन जो एविडेंसेस हैं और जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, वो रियली शॉकिंग है। अंदर काफी सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि अगर आप अंडरग्राउंड में अगर जाए, वो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, तो राम लिखा हुआ जमीन में मिला काफी सारे, हनुमान, भगवान हनुमान की मूर्तियां मिली हैं। उसके तामिल अलावा स्क्रिप्चर्स भी स्वास्तिक, मिले हैं, तामिल हाँ स्क्रिप्चर्स भी हाँ, मिले हैं, स्वास्तिक भी है। इसके अलावा आप समझे कि स्वास्तिक का निशान है, और काफी सारे कॉइन्स है उस टाइम के, ठीक है। तो वो कहीं से भी वो नहीं था, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी एक और मैं बताता हूँ। अगर आप, कैंट स्टेशन है बनारस का, जो कि हम्म, मेन स्टेशन से अलग है, तो कैंट स्टेशन का जो पीछे वाला जो इलाका है, उधर जाओगे तो वो पूरा आप, बुनकरों का मोहल्ला है, जहाँ पे वो बुनाई कटाई करते कपड़े की। तो वो उस हम्म, मोहल्ले में मैं काफी टाइम, मेरा आना जाना लगा रहा। उनकी लाइफ को मैं देखने गया था, बेसिकली वो 2013 का टाइम था। तो वहां पे उन्होंने मुझे बोला कि यहीं पे, बनारस सिटी में जो कि कैंट एरिया है, वहां पे एक मस्जिद है, लाट मस्जिद बोलते हैं, लाट भैरवी भी मस्जिद कई लोग बोलते हैं। उस मस्जिद के ठीक बीचों बीच लाट भैरवी मंदिर है। ठीक है, हम्म, तो वो भाई साहब लोगों ने मंदिर के किनारे किनारे घेर का मस्जिद बना ली। हम्म, अब बहुत लोगों को नहीं पता, ये भी औरंगजेब का ही करिश्मा था। तो इस तरह की तारीख भरी पड़ी है, और ये उस वक्त किए गए थे जब आपको, जो आम हिंदू हैं और जो रूलर क्लास था, जो मुस्लिम था, उसको नीचा दिखाने के लिए किया गया था। तो वो एक अलग वक्त था, और भारत के मुसलमानों को उस चीज को समझना चाहिए, और बेहतर है कि इन चीजों को एक्सेप्ट करके और उनको दे देना चाहिए जो भी है। लेकिन मुझे डाउट है कि ऐसा होगा। जी। अच्छा, मैं कुछ रिपोर्ट की 3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट हम्म, में एक ये भी लिखा है कि वेस्टर्न चैम्बर और जो वेस्टर्न वॉल था वो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर्स के साथ कनेक्टेड थे, और इन चेम्बर और वॉल को तोड़ा गया, और जो तोड़ने का डिब्री है, जो गार्बेज है, वो वहां से मिला है एएसआई वालों को। जो हम्म, करंटली जो मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद मस्जिद में दो 2 या 4 पिलर जो हैं वो मंदिर के बेसिकली इस्तेमाल किए गए, जो मंदिर तोड़ा गया उसके पिलर इस्तेमाल किए गए। हम्म, इंस्क्रिप्शन ऑन लूज स्टोन्स, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज मैं आपको ये पूरा पढ़ लेता हूँ। दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ एम्पायर औरंगजेब, जिसकी मैं बात कर रहा हम्म, था, मसीर ए आलमगिरी, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of infidels. Jadunath Sarkar, 1947. Masir Alamgiri, page number 51-52. On 2nd हम्म, September 1669, it was reported that according to Emperor's command, his officers had demolished the temple of Vishwanath at Kashi, पेज नंबर 55। हम्म, अब देखें सर, इसका ये 833 पेजेस की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक एनालिसिस के साथ, और साथ में सारी तफसीरें भी डाली हुई है, जो जो वहां पर मिला उसकी तफसीरें वगैरह पब्लिक में अवेलेबल। आज आज ही मेरे ख्याल से अपलोड हुई है, आज ही मिली है, आज सुबह को अपलोड की है नूपुर शर्मा ने। नहीं नहीं, बाकी हम्म, 2-3 दिन पहले अपलोड हो गई थी, और हम लोग को ढूंढने में वक्त लगा, ये बात है। अच्छा, आ तो गई थी 2-3 दिन पहले, मिली गई, बहुत मुश्किल से मिल रही थी, चलो जो भी है। तो अब ये है कि सर सिंपल प्रोसेस है,
अच्छी बात यह है कि खून नहीं बहेगा, दंगे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कोर्ट में केस चला है, रिपोर्ट सब पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं आपको पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर देता हूँ रिपोर्ट की, आप आगे फॉरवर्ड कर दें या नीचे किसी तरह वो पीडीएफ फाइल का कोई लिंक विंक लगा दें, ड्राइव का जो ओपन लिंक होता मैं काम करता हूँ, वन जी ड्राइव पे लगा के आपको या गूगल है, ड्राइव ओपन पे लिंक, लगा के देता हूँ। हाँ हाँ, ओपन लिंक और वो लगा दो लिंक मैं ताकि देता हूँ। हाँ, हाँ आप कोई भी देख सके। डिस्क्रिप्शन। नीचे नहीं, ये मतलब तो मेरे अभी अभी आपने बोला कि ये तो सर्वे रिपोर्ट आई है ना, इसके ऊपर अभी कोई कोर्ट का फैसला तो नहीं आया? सर सर्वे रिपोर्ट ने क्या, जो सर्वे रिपोर्ट ही आखिरी चीज थी, हिस्टोरियन ने जो हम्म बोलना था वो बोल दिया, जो धार्मिक लोगों ने बोलना था वो बोल दिया, दोनों साइडों के। आखिरी थी साइंटिफिक, वो ये एएसआई की रिपोर्ट थी, ये आ गई, और ये जब मंदिर के फेवर में है तो बस जज का फेवर, कोर्ट का ऑर्डर भी इसके मंदिर के फेवर में ही आएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो व्यूवर इस जी को और 2-3 चीजें याद करा दूं। अगर आप फर्स्ट पेज पे जाओगे तो इसमें डॉक्टर इजहार हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, ये 2 लोग थे जो मुस्लिम साइड से भी थे, और उन्होंने भी इस चीज को टेस्टिमनी किया, और उनके ज्वाइंट साइंस है लास्ट पेज पर अगर आप जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू थे, उन्होंने ही देखा और खुद से चेक कर दिया। साइंटिफिक एविडेंस है और रिकॉर्डेड वीडियो है बाकायदा पूरे एविडेंस की। और चलो ये अच्छा हुआ, राम मंदिर के टाइम पे के मोहम्मद थे तो ये कुछ तो वो लोग फिर भी मान लेते थे के मोहम्मद का नाम सुनने में। अब ये अच्छा हुआ कि चलो इसमें कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन लेकिन अभी भी बेशक मुस्लिम भी हैं इसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान के या जो इंडिया के कुछ मुस्लिम हैं वो बिल्कुल इस चीज को नहीं, इससे एग्री करेंगे ही नहीं, उन्होंने सर मानना ही देखिए, नहीं। पाकिस्तान का तो कोई भी एग्री नहीं करेगा, और बात रही भी कि पाकिस्तान को कर भी क्या सकता है, इनके ना मुल्क में ना इनके इनसे कोई ताल्लुक है। बात रही इंडियन मुसलमानों की, ठीक है कुछ होंगे तो ऐसे तो वो फिर सर रहेंगे, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। बात होती है मेजोरिटी को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट से पहले किसी को नहीं पता था, पता सबको था, मानना नहीं होता। ये रिपोर्ट एक ठप्पा होती है, कोर्ट एक ठप्पा होता है, कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है। गवर्नमेंट भी जो बोल रही है वो बोलती रहे, पर अगर कोर्ट से कुछ आ गया तो वो फिर ठप्पा है, फिर उसके ऊपर फिर आगे साइंटिफिक फाइंडिंग्स आ गई, हिस्टोरियन आ गए, ठीक है, आपके धार्मिक गुरु आ गए, और दोनों साइडों के, ऐसा नहीं एक साइड के, तो फिर बात ही खत्म हो जाती, फिर आगे बहस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस बार दंगे नहीं होंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा, किसी की जान नहीं ली जाएगी, हर चीज एक पीसफुली सुकून से सब हो जाएगा। जी चलिए, ऐसा हम भी नहीं है, पूरी तरह उम्मीद। से दोनों दोनों सोसाइटी से बातचीत करके इसका पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज जेसीबी लेके चढ़ गए तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, अ, अगर आप हदीसों को ध्यान से देखें तो ऐसी कोई भी जगह वो मस्जिद नहीं बन सकती जो कि किसी विवादित तरीके से ली गई हो। ये तो हदीसों का, शरीयत का हिस्सा है ना, बिल्कुल कि आप बिल्कुल सही कहा आपने। डिस्प्यूटेड लैंड को पे नमाज अदा नहीं कर सकते। नमाज के लिए कोई भी मस्जिद जो होगी वो पाक साफ जमीन पे होनी चाहिए। वो जमीन बिना किसी छल कपट के, बिना किसी तलवार के दम पे वो ली गई हो, तभी उस पे नमाज आप अदा कर सकते हैं। और हजरत अली, जिनका अभी जन्मदिन 2 दिन पहले गया, उनका भी कहना है कि अगर आप सच जानते हुए भी झूठ के साथ हो ना, तो आप गुनाहगार हो। ठीक है, तो हजरत अली का फरमान कैसे हम मानने से इनकार कर सकते हैं। और इसमें मैं सबसे ज्यादा जो अहम मुसलमानों के लिए एक पैगाम वो ये है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे और उनकी जब ऊंटनी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने रुकी थी, उस जगह पर बाद में मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद एक दो यतीम बच्चों की मलकियत थी, और दो यतीम बच्चों से पूछा गया, उनसे इजाजत लेकर उनको उसका मुआवजा देकर वहां पर मस्जिद तामीर की गई। तो इससे आप हमें हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप किसी भी जमीन पर ऐसे कब्जा नहीं कर सकते या ऐसे मस्जिद नहीं बना सकते, ये हमारे इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी जायज नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब देविक भाई और जुनेद भाई, हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारा मसले मसाइल चलते रहे हैं। अभी भी जो है हमारा मैनुअल ही वोटिंग सिस्टम है। इंडिया के अंदर अब भी कुछ लोग इस चीज पे एतराज कर रहे हैं, कुछ बातें इस पे चल रही हैं। जरा बताइएगा क्या इशू क्या चल रहा है ये ईवीएम का? सर देखें वो वही बात है ना, कर्नाटका तेलंगाना के इलेक्शन जीत जाओ तो ईवीएम सही है,
और अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हार जाओ तो ईवीएम गलत है। ये है बेसिकली कांग्रेस या इंडिया अलायंस का टोटल लुब्बे लुबाब। आज हम ईवीएम के ऊपर थोड़ा टेक्निकली बात करना चाहेंगे। जो प्रोपागेंडा, टेक्निकल प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, उस टेक्निकल प्रोपागेंडा को हम टेक्निकली उसको काउंटर करना चाहेंगे। भाड़ में गई बीजेपी, भाड़ में गया इलेक्शन कमीशन, ठीक है। टेक्निकल बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे कि क्यों वो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के सर 2 प्रोफेसर थे, एजी राव और रवि पोवैया। इन्होंने ईवीएम डिजाइन किया था, इन्होंने बनाया था, और ये फिर इन लोगों ने इसको जो मैन्युफैक्चर करता है वो ईसीआई करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, ये दोनों मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ईवीएम को। सबसे पहला ईवीएम का एक छोटे लेवल पे जो टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट ट्रायल होता है वो केरला में हुआ था 1982 में। और अगर रेगुलरली वोटिंग का कहा जाए तो 89 के बाद सारे इलेक्शंस में ईवीएम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, 89 के बाद से। और कोर्ट केसेस वगैरह तब चलते रहे कि क्या ईवीएम इस्तेमाल करना सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस चले हैं, ठीक है। और इन केसेस के हिसाब से ये सारी चीजें आपकी लीगल हैं, सब कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। मैं आपको कोर्ट केसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो केरला में जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, एसी जोस वर्सेस सेवन पलाई। इन्होंने ऑर्डर किया था कि केरला के इलेक्शंस में आपके ईवीएम इस्तेमाल ना किए जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है। उसके बाद ये सेक्शन 59 और 61 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये जजमेंट दिया गया था। उसके बाद सर फिर ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में ईवीएम इस्तेमाल किए गए थे, और उसके बाद 89 के बाद पूरी इंडिया में इस्तेमाल किए गए। और उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई थी सेक्शन 61A में। सेक्शन 61A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में आपकी इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई थी। और बता दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी। अच्छा। उसके बाद सर 2002 में एक बहुत बड़ा केस जो ईवीएम के खिलाफ किया था वो जयललिता ने किया था, तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी। और वो केस का नाम था जे जया ललिता एंड ORS वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट द यूज ऑफ ईवीएम्स इन इलेक्शंस वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब ये चीज आ गई और ये मतलब ये 2002 में ये बहस खत्म हो गई कि वैलिड है कि नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद बहस जो 2002 के बाद अगर आप बहस से देखेंगे तो कितना सेफ है, सही है, नहीं है, हैक हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बातें हो रही हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजें तो आपको जुनेद ज्यादातर बताएगा, पर मैं अगर स्टार्ट कर दूं टेक्निकल सेक्शन का, तो सर मैं स्टार्ट इस तरीके से करना चाहूंगा कि ईवीएम को हैक इसीलिए नहीं किया जा सकता। उसकी वजह, हैक कैसे करेंगे? दूर बैठ के हैक होता है ना। हैक वो चीज जो आप दूर बैठ के कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है ईवीएम में, उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, उसके अंदर वाईफाई चिप नहीं है। वो कनेक्ट होगा तो वायर से होगा, वो भी एक स्पेसिफिक वायर से। वो चलेगा तो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो चिप इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है ईवीएम में, वो 85 का डिजाइन है, और वो सिंगल प्रोग्रामिंग चिप है। मतलब उसके ऊपर एक ही दफा प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। कोई भी बंदा हैक करके क्या करेगा? आप उसको रीप्रोग्राम करोगे ना अपने फायदे के लिए। जी। ईवीएम रीप्रोग्राम हो ही नहीं सकता। ईवीएम एक ही दफा रीप्रोग्राम होगा, उसको बनाया ही ऐसा गया है, ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर जो है, फिर वो जुनेद ये तीनों चीजें डिटेल में आगे एक्सप्लेन करे। तीसरी चीज इसके अंदर सर ये है कि जो उसकी केसिंग है, जो उसकी बॉडी है ईवीएम की, वो जो है टेम्परलेस बनाई गई है। उसको, जिसको एयर टाइट, एयर सील जिसको कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, या मतलब आप समझ लें कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज या हाईटेक फैसिलिटीज में जो रगड रगेड समझ लें वैसा। और वो उसकी जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क ये है कि अगर 100 मिली सेकेंड या ऐसा कुछ है, 1 मिनट में 100 मिलीमीटर जैसा कुछ है, मैं फिर आपको आगे चल के क्लियर करता हूँ। अगर इतनी सी भी उसकी वेव फ्रीक्वेंसी महसूस हुई, ठीक है, तो वो अपने आप है ना, वो चलना ही बंद हो जाएगी, ईवीएम डिस्ट्रॉय हैंग हो हो जाएगी। जाएगा। अब मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूँ
कि तो ईवीएम को आप हैक कैसे करोगे, टेम्पर कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टेम्पर कर सकते हैं, इसका कोई हल है? आप एक ईवीएम को टेम्पर करते हो, उसका हल है। एक ईवीएम को टेम्पर करने से एक ईवीएम का वो रिजल्ट बदलेगा ना, उससे पूरे देश का क्या, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो पूरे देश में कितने ईवीएम है? इंडिया में 14 लाख ईवीएम है। इतनी मैन पावर, इतनी कैपेबिलिटी किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे के पास है जो इतने ईवीएम, 14 लाख ईवीएम को वो खोल भी, जो पहले तो चोरी करे या किसी तरह अंदर घुसे फैसिलिटीज में, क्योंकि इन फैसिलिटीज को बाय द वे कमांड, एनएसजी वगैरह ये या कोई आर्मी वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह गार्ड करते हैं ईवीएम्स को। ईवीएम पुलिस के हाथ में नहीं होता बाय द वे, ये भी बता दूं। जी जुनेद, अब आप टेक्निकल पॉइंट्स रखें। जुनेद भाई, मैं एक आम, यानी कि आप तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैं एक आम जो इंडियन है या पाकिस्तानी है उस हिसाब से मैं सवाल करूंगा। जिस तरह दिवेक भाई ने बताया कि एक वो तार के साथ ही इंटरलिंक होगा आपस में सारे, तो कोई इस तरह की तार ही साथ में घुसेड़ के कोई रिजल्ट तो नहीं तब्दील कर सकता? ऐसे पॉसिबल है? अगर आपको टास्क दिया जाए कि तार आप जोड़ दें किसी ईवीएम के साथ और अपने कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करके उसके रिजल्ट चेंज कर दें, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हम लोग जो मशीन देखते हैं जिसपे वोट कास्ट करते हैं, वो सिर्फ बैलेट बॉक्स होता है। सिर्फ उस पे आप वोटिंग देते हैं, और वो आज के टाइम में जो उसका जो मर्डर जो हमने किया है उसको वीवीपैट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो आप वोट कास्ट करते हो उसकी स्लिप एक प्रिंट होके एक बॉक्स जैसी होती है प्रिंटर से, वो प्रिंट होके अंदर चली जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपने वोट किसको कास्ट किया है, और वो बाद में उसका अभी तक मैंने जो एसओपी पढ़े उसमें हालांकि मेंशन नहीं है कि उसको काउंट करेंगे कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लॉ होंगे, हो सकता है, मैंने नहीं देखा थोरोली। पहली चीज ये है, वोट काउंटिंग का एक अलग मशीन होता है जो एक वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसको इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन बोलते हैं। उसके थ्रू ही आप वोटिंग काउंट कर सकते हो। और जो टेक्नोलॉजी है ईवीएम की, वो आप समझो कि पूरी तरह से कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी है, और कैलकुलेटर की टेक्नोलॉजी होने की वजह से टैंपर प्रूफ है। और जैसे कि आपको पता है उसका जो लॉजिक जो जो प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसमें, वो चिप, वो सिंगल प्रोग्रामेबल है, सिंगल टाइम वन टाइम प्रोग्रामेबल है, और उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते। पहले तो आप खोल ही नहीं सकते क्योंकि उसमें इस तरह के एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। और फिर भी अगर आपने उसको टैंपर कर लिया तो वो रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स एक अलग लेवल पे हैं। वो किस लैंग्वेज में लिखा गया इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं पब्लिकली। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप उसको थोरोली देखो, जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो आपका जो ईवीएम की सप्लाई चेन को मॉनिटर करने का टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। जो ईसीआईएल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ईसीआईएल के पोर्टल में जाके आप जो टेंडर्स जो उनके लास्ट साल 1.5 साल के जितने भी निकले और जितने कंपोनेंट्स उन्होंने मंगाए, क्योंकि ईवीएम से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं, उसके सर्किट के भी ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल नहीं है। एक हरिप्रसाद करके हुआ करते थे कांग्रेस एरा में, जो एक ईवीएम चुरा के लेके चले गए थे 2010 में अमेरिका में, और उन्होंने जो मॉडल दिया था ईवीएम को हैक करने का, वो एक्सटर्नली वो दिया था उन्होंने कि कैसे एक्सटर्नली कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नली देखिए, अगर इस तरीके से अगर आप कंसीडर करोगे तो फिर तो आप बोल सकते हो कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दो, शुरू में ही गलत ही प्रोग्राम उसमें डाल दो ताकि शुरू में ही हैक हो जाए, जो फैक्ट्री में हो ठीक है। सकता है। हाँ, तो ये देखे ईवीएम हैक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल 100% नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके के फ्रेमवर्क और जिस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं एडिक्वेट, उसमें ये फीजिबल ही नहीं कि कोई इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच करके ये सारी चीजें कर पाए। और अगर जो मैं अगर आइडिया दूं कि कैसे उसको किया जा सकता है, तो ईसीआईएल को आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। और बीएल वालों को भी, दोनों को। हाँ, और जो आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग ऐसे करोगे कि 500 वोट कास्ट करने के बाद से वो डिफेक्ट आपको शो करे। लेकिन एट द एंड में जब आपका वीवीपैट है उसमें कैसे ले जाओगे, ठीक है ना, जो वीवीपैट जो प्रिंटिंग का स्लिप आता है। देखिए, मैं आप व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल जो मेजर प्रोजेक्ट था वो वोटिंग मशीन पे ही था। तो उसके अच्छा। लिए मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था वोटिंग मशीन्स के हम्म, ऊपर। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इंडियन वोटिंग मशीन्स के बारे में बहुत ज्यादा डेटा था नहीं। 2019 का वो टाइम था। अभी भी नहीं है, और अभी उस भी टाइम, नहीं है। हाँ, और हाँ, और उस वक्त भी मैं बता रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने ऐसे ही किया था कि जो ECIL जो है, उसके जो टेंडर्स की जो के जो पोर्टल है उसको जाके चेक किया था कि क्या क्या कंपोनेंट्स वो मंगाते हैं। और उस जो इक्विपमेंट्स है वो 80s के हैं, जो कि जापान में बनते थे, उसके जो आईसीज बनते थे, और जो कि उसके जो सर्किट्स के अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं वो उसी टाइम में 2019 में डेफकन करके एक चलता है, डेफकन 2017, डेफकन 2019। तो डेफकन 2017 का जो हुआ था समिट, उसमें एक दो लोगों ने ईवीएम के ऊपर किया था। तो 2019 का जो डेफकन था, जो यूएस में होता है, बहुत बड़ा हैकथन होता है, उसका थीम ही यही था कि ईवीएम्स के ऊपर क्या करें। और अमेरिका में चलने वाले और बाकी जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां, उन्होंने सारे अपने ईवीएम्स को लेके गए थे, और वो सारे ईवीएम्स हैक हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी उसमें डाल दी थी कि वो फिंगरप्रिंट डालो तो वो डेटा कनेक्टिविटी करेगा, डेटा कनेक्टिविटी करके आपका वोटर आईडी आएगा, फिर वो वैलिडेट होगा, फिर आप वोट दोगे। हमारा जो ईवीएम सिस्टम है वो कंबाइंड ऑफ हाइब्रिड एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए ये फेल नहीं होता, क्योंकि आपका जो वोटर आईडी जो है वो वेरिफिकेशन ह्यूमन कर रहा होता है एट द एंड। और वो ह्यूमन कौन होता है? आपका एक टीचर हो रहा होता है, जो उस इलाके का एक टीचर होता है, वो कर रहा होता है। तो वो उसके अलावा फिर जब आप वोट कास्ट कर रहे हो तो वीवीपैट के थ्रू आपको पता चल रहा है। तो ये जो चीजें बार बार जो बोली जाती है ना कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, तो उन्हें बोलो कि आप भी कर लो इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास। हाँ, हम्म, अच्छा, इसमें ये देखें, ये है ईवीएम की तस्वीर। देखने से हम्म, पता चल रहा है कि आज के इनसाइड। जमाने का कोई भी बंदा देख के बता देगा कि भाई ये किस जमाने की टेक्नोलॉजी है, किस जमाने का इस पे काम हुआ हुआ है। ठीक है। और ये जमाना इतना पुराना काम इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि ये पुराना काम ही सिक्योरिटी देता है। नया काम करोगे तो सिक्योरिटी मुश्किल हो जाएगी इसकी। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दो, इनकी कोडिंग कौन करता है? ये एक ही बार प्रोग्राम होते हैं, एक्सटर्नली कोड नहीं होते। ये BEL वाले और आपके ECIL वाले दोनों मिलके जब तैयार हो जाती है तो यही दोनों कोड करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर द सिक्योरिटी ऑफ आर्म फोर्सेस हैंड ओवर किए जाते हैं और फिर ये पूरे देश में बांटे जाते हैं इलेक्शन के दौरान। एक चीज ये। अब दूसरी चीज कि भाई ईवीएम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि सर इलेक्ट्रॉनिकली है। इंडिया में ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद भी 7 स्टेजेस में 1.5 महीना इलेक्शन चलता है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर पेपर पे चलेगा ये तो पूरा 1 साल इनका तो इंडिया में इलेक्शन ही चलता रहेगा। ये भाई ये देश चलेगा कभी? ये फिर इलेक्शन करता रहेगा। ये सही। पहली चीज। दूसरी चीज, पैसों की बचत। ठीक है। कंप्यूटराइज ये जाके अपने सर्वर में कनेक्ट होगा, अपने ही सॉफ्टवेयर पे चलेगा। ठीक है। वो सारे सिक्योर है क्योंकि उसके ऊपर मिलिट्री फायरवॉल्स लगे हुए, मिलिट्री ग्रेड के। ठीक है। जो इसका स्पेशली ईवीएम का जो सर्वर है उसका मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल है। मैं लोगों को बता दूं कि मिलिट्री ग्रेड फायरवॉल को पेनिट्रेट करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए। इवन सुपर कंप्यूटर भी कुछ दिन लेगा। अगर कुछ घंटों के अंदर अगर आपको पेनिट्रेट करना है ना मिलिट्री फायरवॉल में, तो उसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो किसी इंसान, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम आगे के। अच्छा, ये जो मैंने आपको तस्वीरें, ये रिपोर्ट भी हम अच्छा, ज्ञानवापी इसमें रिपोर्ट। एक कैच है, इसमें एक एक मिनट, कैच है। एक मिनट। ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ये उन्हीं लोगों की है, हरि के प्रसाद, रॉब गॉनब्रिक, एलेक्स एलेक्स हाल्डरमैन। ये 3 लोग थे। हरि के प्रसाद ने एक ईवीएम चोरी करके ये अमेरिका ले गए थे, उन्होंने पूरा पेपर लिखा था। ये वही पेपर है। ठीक है। और ये 15 पेजेस का है। ये भी हम ज्ञानवापी रिपोर्ट के साथ नीचे वन लिंक वाले वो लगा देंगे, आप लोग भी जाके पढ़ें कि और ये किस तरीके से होता है और उसके ऊपर पे इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या काम किया है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ा आगे बात करता हूँ। जी जुनेद, क्या कह रहे थे? और मैं बता रहा हूँ 2006 में आईआईटी ने और बाकी सारे कुछ हाई एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने भी इसके ऊपर काफी वर्क किया था रिगरसली। और वो रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स किया था आईआईटी दिल्ली के कुछ लोगों को,
और वो रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है 43 पेजेस की, उसमें बेल थे, ECIL के भी लोग थे, और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सबसे पहले वो चेक करे कि उसका जो डिजाइन है वो टेम्पर प्रूफ है कि नहीं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। उसके अलावा कि वोटिंग को अल्टर किया जा सकता है कि नहीं, सिस्टम को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है क्या कि नहीं, कुछ उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है कि नहीं, इवन बैटरी लो होता है तो वो डेटा को कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। और टाइम के ऊपर कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें टाइम एंड डेट का भी बहुत चक्कर होता है, Y2K आपको पता होगा, एक बहुत बड़ी जी। प्रॉब्लम थी। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जैसे कि इंफ्रारेड रे या बाकी चीजों को यूज करके क्या ईवीएम के डेटा को इम्पैक्ट किया जा सकता है कि नहीं, इन सारे चीजों पे उन्होंने काफी रिगरस वर्किंग की और काफी रिगरस टेस्टिंग के थ्रू गुजरा। 2006 का वो जो पूरा हुआ था, वो रिपोर्ट भी मैं लगा दूंगा। और इन सब की फाइंडिंग आई, और बहुत एक माइनर सा उन्होंने रिमार्क्स दिया था, उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया था, बहुत मेजर नहीं था वो। हाँ, हम्म, तो उन्होंने भी फाइनली डिक्लेयर किया कि ये टेम्पर प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सही। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ केसेस का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, आपका एक तो 2011 में एक केस फाइल किया गया था, किसी बंदे ने किया था, राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा ने एक PIL फाइल की थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन में जब एक बंदा वोट करता है तो नीचे से एक पर्ची निकल के आनी चाहिए कि इस बंदे ने किसको वोट किया है। हम्म, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन और ECIL और BHEL का था कि भाई इसको तो फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करेंगे तो उसके अंदर फिर खतरा और बढ़ जाएगा इसको हैक करने का, जितनी चीजें एडिशनल। असल में EVM की असल जो सिक्योरिटी है, असल सिक्योरिटी उसी की यही है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती है। जितनी नई बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में EVM घुसेगा उतना ज्यादा वो है ना, वो होता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपका फिर 2012 में 17 जनवरी 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला गया। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तो इससे तंग है हम, ठीक है। चैलेंजिंग द यूज ऑफ EVMs इन द प्रेजेंट फॉर्म, सेड द EVMs आर नॉट टेम्पर्ड प्रूफ, टेम्पर प्रूफ नहीं है। और इसके बाद ही EVMs को टेम्पर प्रूफ किया गया इस केस के बाद। उससे पहले टेम्पर किया जा सकता था, पर इसके बाद टेम्पर नहीं कर सकते थे, वो टेम्पर प्रूफ उनको बनाया गया। और जो मैं कह रहा था वो था 100 मिलीसेकंड वेरिएशंस, जो साउंड वेरिएशन जो होती हैं या जो टेम्पर करते वक्त जो आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, 100 मिलीसेकंड तक का है। अच्छा, इसके बाद हुआ स्वामी अपील्ड अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट, अब VVPA। अच्छा, इसको ये छोड़े ये सारा। फिर एक 2013 में भी केस दायर हुआ था, ठीक है, वो भी इलेक्शन कमीशन जीत गया था। फिर कुछ इल्जाम लगते हैं, 2019 में इल्जाम लगे। एक था सईद शुजा, सैयद वो एक शुजा, हाँ। इंडिया टुडे वाले कहते थे कि वो EVM का एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है किसी को नहीं पता, क्योंकि ना वो ECI का है, ना वो BEL का है, ना इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है, और वो रहता लंदन में है। वो कैसे जी जी एक्सपर्ट है भाई। EVM का ये नहीं पता। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो खुद को ECIL का एम्प्लॉय क्लेम करता रहा। दूसरी चीज था उसने नहीं। एक हाँ, वो था कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक स्टोरी नरेट की कि ECIL में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें उसके परिवार को मार दिया गया था। तो एक्सप्लोजन वाली वो स्टोरी सही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो सच में था या नहीं, क्योंकि लेकिन भारत सरकार ने नहीं, डिनाई तो किया। एक्सप्लोजन में उसका परिवार गया था। नहीं गया था। एक्सप्लोजन हुआ था पर उसका परिवार नहीं गया था, झूठ हाँ, बोला। अच्छा, इसका जो अब 2019 मैं मैं 2019 बोलूं, में। बोल। तू सबर कर, 1 मिनट सबर कर। तो शुजा ने लंदन में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी दिखाई गई और लंदन में भी आपके ये जितने भी हैं प्रेस क्लब वगैरह ये सब उसके अंदर आए हुए थे। प्रेस एसोसिएशन, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, लंदन प्रेस क्लब, इंडिया टुडे और स्काइप के थ्रू कनेक्ट हुआ था। वहां पर इसने बोला ये था कि मैं आके आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि EVM कैसे हैक होता है, नहीं कैसे दिखाया। करता है। जो उसके बाद तो EVM भी नहीं था लंदन में, तो मेरे को तो ये बात भी समझ में तो आई नहीं। नहीं, उसके पास था, अच्छा, था। ईवीएम था। हाँ, कहाँ लेकिन से आया? उस वीडियो वो भी में चोरी उन्होंने नहीं करके, दिखाया था। वो भी चोरी करके गया। कांग्रेस ने बांटे हैं ना बहुत सारे ईवीएम। ओह, ओह। सही। अच्छा, मैं अपनी बात हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बता दूं, जितनी भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं EVM जब आया
जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस हुई, कोर्ट में जो केसेस गए, सारे के सारे कांग्रेस टाइम पे हुए। तो ये जो जितना बैठ गए हाय मेरा मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी जो करते हैं ना, छाती पीटते रहते हैं, मैं कहता हूँ एक बार एफए करके इसके अंदर चाकू भी घुसेड़ लो और अंदर डाल दो एक बार। ये सारे कांग्रेस के टाइम पे हुआ। ईवीएम आया कांग्रेस के टाइम पे, कोर्टों ने उसको लीगलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कांग्रेस के टाइम पे। कोर्ट में जो केसेस चले, जो पीआईएल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे कि टेम्परिंग है, हैकिंग है, फला है, डमका है, वो सब कांग्रेस के टाइम के। ये भी देखे दो, अब ये इल्जाम है, अब हम कोर्ट केसेस की बात नहीं, 2019 में इल्जाम लगा, कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं चला है। तो शहीद सूजा की सारी बातें फिर उधर गलत साबित हुई। उसके बाद इंडिया टुडे वालों ने माफी भी मांगी थी। जो लंदन प्रेस क्लब था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाले और फॉरेन मीडिया एसोसिएशन था, इन लोगों ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शहीद सूजा से। इन लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को, हमारा ऐसे इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शहीद सूजा के खिलाफ केसेस भी दायर किए थे अंडर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 5051B के तहत दिल्ली पुलिस, दिल्ली में, और इसके ऊपर केसेस दायर किए गए थे और वो केसेस अभी भी चल रहे हैं। जी जुनेद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सैयद सूजा का मेन ऑब्जेक्टिव ईवीएम हैक नहीं करना था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव डिसइंफॉर्मेशन फैलाना था। और उस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक 19 जनरल इलेक्शन, ठीक है। और एक भारत में एक महान आदमी है जो अपने आप को वामन वेसराम जी बोलते हैं, आप चाहो तो उनका सर्च कर सकते हो। अभी आजकल में वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट निकाल रहे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ टाइप का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 2010 का वो एक मिनट नाम बताना। वामन मेसराम। वामन, स्पेलिंग बता आगे सेकंड नेम की। VAMAN MESHRAM। मेश्राम, प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट किस चीज का है? अरे वही, बहुजन जय भीम जय भीम। ओ जॉर्ज सोरोस वाला है ये भाई साहब। अच्छा 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 अच्छा, ये तो लिंक डीप स्टेट के साथ जाके मिल रहा है। ओके ओके ओके। सूजा भाई वो साहब भी बोलो, उसी हाँ तू सूजा अपनी भाई बात साहब भी कर। उसी नेक्सस का हिस्सा थे। लग रहा है आपको जैकपॉट मिल गया लेकिन नाम बताने से। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिले तो मैं बोलूं, तू अपनी बात कंप्लीट कर, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ हाँ, तो अपने बहरहाल जो लैपटॉप में। आपने बोला कि कांग्रेस एरा में काफी सारी चीजें हुई, जो हरि के प्रसाद थे उनका व्हाइट पेपर भी कांग्रेस एरा में ही था। अच्छा, सारी चीजें हुई कांग्रेस दौर में और वही लोग आज जो है वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, इमरान खान को लेके बोली थी, इमरान खान के गवर्नमेंट में भी आपके यहाँ ईवीएम की बात चली थी, आपको जी याद है? जी। एक्चुअल में वो जो बंदा जो था ईवीएम आपके यहाँ लाने वाला था, वो इमरान खान का दोस्त था और शायद वो लंदन में कहीं होता था, तो और उन्होंने उसे उससे ऑर्डर सेटिंग की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था, ये भी हाँ मसला था। हाँ, तो वो चाहते थे कि कैसे भी माल चिपका के और अपने हिसाब से टैंपरिंग करके वापस आ जाओ, तो वो दूसरे चक्कर में थे, ठीक है ना। ये सही। आप समझो कि इंटीग्रिटी का मैटर है, ईवीएम का जो इशू है ना, वो इंटीग्रिटी का मैटर है। भारत ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, ईसीआईएल ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने वो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, और वो सिस्टमेटिक चेक एंड बैलेंस के थ्रू होके जाता है। बिल्कुल सही। ये देवक भाई, आपने ढूंढा कुछ? सर मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अब है ना कोई बड़ी चीज मिलने वाली है, पर मैं उसके साथ एक और चीज बता दूं कि अगर इंडिया का ईवीएम इतना ही बुरा होता तो वो एक्सपोर्ट नहीं होता। नेपाल, भूटान, नाम्बिया, कीनिया, इनके पास तो इंडिया के ईवीएम चल रहे हैं। फिजी ने ऑर्डर दे दिए हैं और सुनने में आया कि आसियान और अफ्रीका से बहुत सारे मुल्क ईवीएम मंगा रहे हैं, इंडिया से इंटरेस्टेड है, ये लेटेस्ट खबर है। और मैं अच्छा, एक लोगों का और भी है, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, जापान इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती कि भाई सिंपल रखोगे तो उतना ज्यादा सिक्योर होगा, जितना उसको हाईफाई करने जाओगे तो उतना ज्यादा उसकी वनरेबिलिटीज भी होंगी, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। किसी कोई भी एक इंटेलिजेंट या क्रेडिबल बंदा होगा वो उसको एक्सप्लॉइट करने की क्षमता रखता है, ठीक है, इसीलिए वो बड़े मुल्क इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। जी जुनेद भाई, एंड में कुछ रिमार्क्स देना चाहें आप?
अमेरिका में भी कुछ जगह पे ईवीएम्स यूज होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिशिगन में होते हैं और 2-3 स्टेट में होते हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका में जहाँ पे पेपर से भी इलेक्शन होते हैं ना, कहने को तो सुपर पावर है, कौन सा वो काउंटिंग करा पाते हैं इतना कम टाइम में, जितना कम टाइम में हमारे यहाँ रिजल्ट आ जाते हैं। उनके यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होते 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 1 हफ्ता 10 दिन, पता ही नहीं चलता रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, कब आएगा। बिल्कुल। अमेरिका में तो सर और भी 2 नंबरियां चलती हैं। आप क्या है, एक पेपर पे लिखो कि डोनाल्ड ट्रंप, वो पेपर लिफाफे में डालो और लिफाफे पे लिख दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका, जो भी अमेरिका का जो भी इदारा है, ठीक है, उसको लिख दो और उसको पोस्ट कर दो। वो पहुंचेगा और वो बोलेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट आया। ऐसे तो 2 नंबर सिस्टम है। और सही। सर चौथा, मैं कहता हूं एक बात अभी भी देखे ना, जो जुनेद ने जो टेक्निकल बात की कि उसको टेम्पर किया जा सकता है फिजिकली दूर से नहीं कर सकते, दूर से दुनिया का बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल। वाईफाई नहीं है, ब्लूटूथ ही नहीं है, उसके अंदर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कैसे करोगे दूर से। फिजिकली तो आप उसको चलो कर भी सकते हो, 14 लाख को फिजिकली करोगे कैसे? 14 नहीं, लाख ईवीएम है। यानी हैक नहीं हो सकता ये, जैसे और सोचा अच्छा, मैं जाता था आप कि हैक हो जाए। और सर आपकी जानकारी सबसे बड़ी हम्म। बात, आपका मैंने 20 साल का तो बताया कांग्रेस का, सारे कोर्ट केसेस कांग्रेस के टाइम के, आना वाना जाना सब जी। तेलंगाना में ईवीएम पे भाना नहीं करते, कर्नाटका कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम में मसला नहीं है, हिमाचल कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार जाते हैं, गुजरात हार जाते हैं, दूसरे स्टेट्स हार जाते हैं, गोवा हार जाते हैं, तो ईवीएम में ही मसला है। और अभी तक मैं आपको एक और बात बताऊं, 82 या 83 में बीजेपी बनी थी पार्टी, और यही टाइम था 82-83 के इलेक्शन में केरला में ईवीएम इस्तेमाल होना सबसे पहले जो शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, तब से लेके आज तक बीजेपी ने कभी भी ईवीएम के ऊपर कुछ नहीं बोला। जी जुनेद भाई, अ, मैं लास्ट भूल में गए यही आप। बोलना चाहूंगा, हाँ, मकसद नहीं बोलना है। और ईवीएम हैक तभी हुआ जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, वहीं से ईवीएम हैक होना शुरू हो गया। तो यार ये बात तूने अच्छी बोली है, आप यहाँ से एडिट कर लीजिएगा अगर मेरे को ज्यादा टाइम लगे ढूंढने में। मेरे को 1 मिनट यार ये दिखाना है, रुक जा, मुझे ये दिखाना है। मिल गया। 1 मिनट, ये रोटेशन मोबाइल में कैसे ऑन होती है? ये रहा ऑटो रोटेट। ये मोदी जी गए थे राम मंदिर की इनॉग्रेशन से, ये पहले की तस्वीर है, 1 या 2 दिन पहले की है, तमिलनाडु में जी। या केरला में है कि तमिलनाडु है, मैं अभी भूल गया हूँ। ये देख रहे हैं, ये पीछे कोई सर 80s में कोई है औरत, जो 80s है, 80s में, मतलब समझे कि कितनी बुजुर्ग है। ये मोदी को वेव नहीं करी, ये मोदी को वेव नहीं कर रही, ये मोदी को आशीर्वाद दूर से दे रही है, अपने मतलब बेटा समझ रही है, घर का हिस्सा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को। ये है ईवीएम हैक, इसे ईवीएम हैक कहते हैं। ये मोहब्बत है। बिल्कुल। मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि मोदी जी एक किसी घर में गए हैं और वहां पर जाकर बैठे हैं, उनके साथ चाय पी उन्होंने और गपशप लगाई, वो वीडियो भी मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह की देखिए, जब आपका इतना लोगों के साथ राब्ता होगा तो फिर वो तो आपको ही पसंद करेंगे, आपको ही चाहेंगे और आपको ही वोट करेंगे। उसमें किसी मशीन की, किसी इस तरह के जादू की जरूरत ही नहीं है, तो लोगों के दरमियान में घुस जाते हैं ये। ऐसा ही ऐसा। तो जी, चले भाई, बहुत शुक्रिया जुनेद भाई आपका, देवेक सर अरे आपका भी बहुत 1 मिनट, शुक्रिया। मैं एक और चीज बोलना चाहूँ, वो हमारी वीडियो पे वैसी बात है, सच बोलते तो काफी लोगों को मिर्ची लगती है, तो पिछली बार मैंने एक चीज बोली थी पिछली वीडियो में, मनमोहन सिंह की वीडियो में, जो मैं भूल गया बोलना, वो ये है कि मनमोहन सिंह की जो सगी बेटी है, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जॉर्ज सोरोस से तनख्वाह लेती है। जी सर, शुक्रिया।
एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया, पहले ही हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ये अरे जो है शगुफा वो थोड़ी ना छोड़ा है, कोई भी जाके ऑनलाइन देख ले, बेटी का नाम पड़ा है, तस्वीरें पड़ी हैं उसकी ओपन सोसाइटी में, उसकी वेबसाइट पे जाके देख ले। ठीक है। तो ये असल में लोग सर्च नहीं करते, देखते नहीं है, और सिर्फ वो वो अपने हमारी जो आप को बातें हैं दामाद उनको फिर समझते हैं। वो वो बुरी अपने लगती आप हैं कि ये पता नहीं। बिल्कुल, वो अपने आप को दामाद और हमें ससुराल वाले समझते हैं कि खातिरदारी करेंगे, हर चीज़ ऐसे प्लेट में लाके रख देंगे, ये लो। चल, ठीक आप है, दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।